ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आगे बढ़ेंगे और अग्नि पैलन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अपनी सहयोगी प्रेरणा मिश्रा को मंच पर बुलाना चाहूंगी। प्रेरणा आप आइए, फिर मैं बुलाती हूं एक एक कर हमारे मेहमानों को। संजीव अग्रवाल जी, सीएमटी सागे ग्रुप इंदौर भोपाल को मैं बुलाना चाहूंगी मंच पर। प्लीज आप सर मंच पर आइएगा। मिस्टर विकास मुंद्रा, सीएमटी श्री बालाजी पैकेजिंग भोपाल, प्लीज आप भी मंच पर आइएगा। डॉक्टर सुबोध वार्ष्णे, मेडिकल डायरेक्टर एंड गैस्ट्रो सर्जन, सिद्धांता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, आप भी सर प्लीज मंच पर आइएगा। और हम आज क्योंकि खासतौर पर स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात कर रहे हैं और इसके अलावा जो मध्य प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको लेकर भी हम बातचीत कर रहे हैं, खासतौर पर मध्य प्रदेश की जनता को इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कि उनके आसपास जो विकास के काम हो रहे हैं आखिर वो किन के नेतृत्व में हो रहे हैं और कैसे स्वास्थ्य के क्षेत्र को पहले से बेहतर मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। सभी मेहमान मंच पर आ गए हैं। ओवर टू यू प्रेरणा। बहुत शुक्रिया मनु, और आप भी आइए, मुझे इस चर्चा में ज्वाइन करिए। बहुत स्वागत मेरे सभी खास मेहमानों का। और सबसे पहला सवाल संजीव जी मेरा आप ही से है। हालांकि मैं आपके ग्रुप से बहुत अब फैमिलियर हो गई हूँ, लेकिन सेज ग्रुप बहुत अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहा है, कुछ नया ला रहा है क्या आप? परिवर्तन संसार का नियम है, खूब सारी चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं, ला भी रहे हैं। और पहले की चीजों में हमने बहुत सारा करा है। अभी हमारे 40th फाउंडेशन डे बनाया हमने 4 जनवरी को। संकल्प लिया, सबसे तेज, सबसे शुद्ध, सबसे बड़ा हमारा सेज करने की कोशिश है, कुछ और बड़ा करने की कोशिश है। कंट्रीब्यूशन ग्रोथ में है हम 84 से अभी तक। रियल एस्टेट हमने कराए, इलेक्ट्रिकल इंफ्रा करा हमने, स्कूल्स करे, हॉस्पिटल करे। अभी अपोलो सेज हॉस्पिटल लाए हम, जो उसको 1 साल पूरा हुआ, कुछ करके दिखाया। बढ़िया भोपाल को एक ऐसी सौगात दी जो कि नीड थी, हमारे सिटी को बहुत नीड थी, मेडिकल नीड थी कि यहाँ बहुत कॉर्पोरेट हॉस्पिटल नहीं है, तो दी हमने। एजुकेशन में हमने बहुत अच्छी इंदौर की सेज यूनिवर्सिटी, भोपाल की सेज यूनिवर्सिटी हमने एक अलग लेवल पे लेके गए। इंदौर में हम वी फील प्राउड कि हमने इंदौर की सेज यूनिवर्सिटी को नेक A+ ग्रेड दिया, जो कि यंगेस्ट इन इंडिया है। यंगेस्ट इन इंडिया, इट्स अ वेरी प्राउड। और अभी फर्स्ट इन प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया है, जो अभी तक किसी ने नहीं करा है। तो बहुत सारी चीजें हमने कर रहे हैं। स्कूल, हमारे सेज इंटरनेशनल स्कूल बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हमारा जो सबसे, जिसके कारण हम सब कुछ कर पा रहे हैं, फंड जो आता है वो रियल एस्टेट से आता है। तो हम, हमारी जो रियल एस्टेट कंपनी है, दे आर वर्किंग वेरी गुड। चीजें बदल रही हैं, चीजें बदल रही हैं। अब तो राम युग आ गया है। मैं अपने आप को फील प्राउड करता हूं कि 22 जनवरी को मैं भी विटनेस था मोदी जी के साथ में। एक अलग माहौल था, एक अलग चेतना थी, एक अलग एहसास था। कुछ बदल रहा है, जो 1000 साल तक मोदी जी का याद रखा जाएगा ये मोमेंट को। बिल्कुल, आपके चेहरे पर वो भाव बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। विकास जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। पैकेजिंग का क्योंकि बिजनेस है, तो आपको कहां से इसकी प्रेरणा मिली और क्या क्या समस्याएं आज भी आप फेस कर रहे हैं और उनसे कैसे पार पा रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर जी। मैडम, प्रेरणा तो ऐसा है कि जो डिमांड्स क्रिएट्स इज ऑन सप्लाई, क्रिएट्स इज ऑन डिमांड, और डिमांड क्रिएट्स ऑन सप्लाई, इकोनॉमिक्स सही है। तो मैं एक जॉब में था और फिर मैंने जब देखा कि आज ये सेक्टर है जिसमें हमेशा ग्रोथ जो 100% की होती है। पैकेजिंग ऐसी एक इंडस्ट्री है जिसमें कभी सेचुरेशन होता ही नहीं है। आपको रोज नया करना है, रोज सुबह आप उठते हो तो आपको कुछ नया देना है, क्योंकि आपको मार्केट में रहना है। जैसे अभी संजीव सर ने कहा कि समय चेंज है। अब आप फंडामेंटल या एक जो इथिकल बिजनेस है या जो एक कहते हैं ना, जो एक चला आ रहा है, उससे नहीं कर सकते। आपको रोज कुछ नया देना है, तो आपको पैकेजिंग में कुछ नया देना है। और जो हमारा यूजर है, जो एंड यूजर है, उसकी कॉस्ट जो उस मटेरियल की, वो हमारी कॉस्ट से लगभग 100 टाइम्स है। तो हमको उसको ऐसी चीज देना है जो इनोवेटिव भी रहे, कॉस्टिंग भी उसकी रहे और एक दिखने में भी एक बढ़िया रहे। तो हमको रोज ही कुछ नया करना है और हमारे लिए कोई भी चीज कभी फुल स्टॉप नहीं है। हमें रोज सीखना है, रोज पढ़ना है और रोज करना है, और हमारे कस्टमर को सेटिस्फाइड करना है। सेम कॉस्ट, इनफैक्ट रिड्यूस्ड कॉस्ट, इसलिए आपको एक मेंटेन रखना है। बिल्कुल। मैं सर आपसे पूछूंगी काम का सवाल, लेकिन सर एक थोड़ा फालतू सवाल है कि आपके हाथ में मेहंदी क्यों लगी है सर? मैडम, मेरे भी भांजी की शादी थी और हम लोग मायरा भर के आए, और अच्छा, मेरी अच्छा। सिस्टर जो है वो
ऑन बेड है, उसका स्पाइन ब्रेक है, 2012 में उसका एक्सीडेंट हुआ था, तो कन्यादान मैंने ही लिया है। अच्छा अच्छा, बहुत शुभकामनाएं सर हाँ जी, आपको thank और you। उनको भी, आपके परिवार वालों को भी। मैं सुबोध जी, मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि सर आप सर्जन भी हैं, कितनी सर्जरी अभी तक कर चुके हैं? अभी तक अगर मैं भारत में देखूं, भोपाल मेमोरियल और सिद्धांता मिला के करीब 25,000 सर्जरीज तो कम से कम कर चुके होंगे हम। और उनके अनुभव कैसे रहे? क्योंकि किसी सर्जन से अगर मैं ये पूछ रही हूँ तो ये बहुत अजीब सवाल है, लेकिन हम आम लोग हैं और हम डॉक्टर से बातचीत बहुत कम कर पाते हैं। देखिए, अनुभव तो अच्छे ही रहे, और मैंने एक चीज नोट की है कि जब सर्जन बनता है तो सबसे पहले सीखता है कि सर्जरी कैसे की जाती है। फिर वो सीखता है कि अगर कोई जटिल सर्जरी हो जाए या कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप होता है तो उसे कैसे हैंडल करते हैं। फिर वो ये सीखता है कि सर्जरी कब नहीं करनी चाहिए। और ये जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन सिर्फ एक्सपीरियंस के साथ आता है, और जैसे जैसे आता जाता है आप उतने ही कंफर्टेबल होते जाते हो अपने प्रोफेशन में, क्योंकि फिर आपको जटिल और वो लगता ही नहीं है कुछ। सुबोध जी, जब आपने पहली सर्जरी की थी तो उससे पहली रात क्या आप सो पाए थे, जब आपको ये पता था कि अगले दिन मुझे सर्जरी करनी है? खुद को भी मेंटली प्रिपेयर करना है, उस पेशेंट को भी मेंटली प्रिपेयर करना है? एक्चुअली नहीं, ऐसा नहीं होता हम लोग की ट्रेनिंग में। हम लोग की ट्रेनिंग में एक दिन पहले नहीं मालूम पड़ता। अब जैसे हम लोग जब सर्जरी सीख रहे थे तो उस रात भर में जो सर्जरीज आती हैं और जो हमारे सीनियर्स हैं और उनको लगता है कि हाँ ये सर्जरी इजी है और इसका एक पार्ट दिया जा सकता है, तो हमको कभी भी पूरी सर्जरी एक बार में नहीं देते हैं जब तक आप खुद कंसल्टेंट बन के आपके नाम पे मरीज ना हो। उसके पहले हमको टुकड़ों में सिखाया जाता है, टुकड़ों में हम सीखते हैं। निश्चित रूप से। संजीव जी, सवाल मेरा आपसे है। सर्जरी की बात हो रही थी तो मैं मेडिकल क्षेत्र से आपसे भी सवाल ले लेती हूँ कि सेज ग्रुप अब क्या करने वाला है मेडिकल क्षेत्र में? सेज ग्रुप एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट हॉस्पिटल तो लेके आ ही गया है, बहुत प्राउडली। और भी हम बहुत सारे, हमारा जो यूनिवर्सिटीज में नर्सिंग है, पैरामेडिकल्स हैं, वहाँ भी हम एक बड़ा हॉस्पिटल प्लान कर रहे हैं जो जन जन तक पहुँच सके। मेनली आयुष्मान बेस्ड हॉस्पिटल प्लान कर रहे हैं ताकि मेडिकल कॉलेज प्लान कर सकें। परंतु जो हॉस्पिटल से मुझे आज हॉस्पिटल का मेन सेशन है, एक इससे अच्छी सेवा इस धरती पर कुछ भी नहीं है। किसी का दर्द दूर कर दो, जैसे बोलते ना किसी भूखे को खाना खिला दो तब भी वो पेंडिंग हो सकता है, थोड़ी देर भूख सहन करता हो, तो दर्द सहन नहीं होता है। तो मैंने देखा है ऐसे ज्वलंत उदाहरण की बहुत दर्द में है, पाँव कट गया है, एक्सीडेंट से आ गए हैं या फिर हार्ट अटैक पड़ा है, उनको आपने अगर सेटिस्फाई कर दिया, उनको रिलैक्स कर दिया, तो इससे बड़ा तो कुछ पुण्य है ही नहीं इस धरती पे। वो एक अपोलो सेज ने कराए। उसके लिए मैंने अपनी जो टीम, सीनियर कंसल्टेंट की टीम बनाई। आई फील प्राउड कि सेंट्रल इंडिया की बेस्ट टीम मेरे पास है। हार्ट की देख लो आप, लंग्स की देख लो, जो आप गैस्ट्रो की देख लो, तो हमने बेस्ट मशीनरीज ली हैं, बेस्ट इंफ्रा दिया है विद द बेस्ट कंसल्टेंट, और एक आनंद का वातावरण देते हैं। हमारा ग्रुप का मोटिव है सच्चित आनंद। तो मैं कोशिश करता हूं मेरा अपोलो सेज हॉस्पिटल कोई इंटर हो तो वो आते ही थोड़ा सा दर्द कम होके आनंद की अनुभूति की हो जाए और जल्दी से उसको इलाज मिले और ठीक होकर जल्दी से जल्दी घर जाए, परिवार से मिले और आनंद में रहे, सच्चित आनंद। ठीक है, विकास जी आपके पास आती हूँ, क्योंकि कहा जाता है कि हर सफल इंसान के पीछे महिला का हाथ होता है, तो आपकी सफलता के पीछे भी आपकी पत्नी मुझे लगता है अहम रोल निभाती है। Yes, उसके yes. बारे में आप बताइए। देखिए मैडम, पत्नी मेरी हाउसवाइफ भी है, कुछ एनजीओ भी चलाती है, बिजनेस भी देखती है, लेकिन हाँ अनडाउटेडली मेरी सफलता के पीछे राज है। इनिशियली 2008 में जो मैंने एक छोटा सा काम चालू किया उसका पूरा क्रेडिट उसी को जाता है, नहीं तो मैं आज भी किसी कंपनी में जीएम या एक छोटा मोटा डायरेक्टर बना हुआ रहता और एक इंटरप्रेन्योर और आपके स्टेज पे नहीं बैठा होता। कैसे? उन्होंने क्या कहा आपसे? उन्होंने मुझसे बस एक ही बार कहा था 2008 में कि अब बहुत हो गई नौकरी, यहाँ सैचुरेशन आ गया है, अब यहाँ जीएम के बाद डायरेक्टर तो बनोगे नहीं, तो बेटर वे अब नौकरी बहुत हो गई, नौकरी देने वाले बनो, नौकरी लेने वाले मत बनो। वो दिन है और आज का दिन है कि हम कंटिन्यू ग्रोथ कर रहे हैं और ट्रिमेंडस ग्रोथ है हमारा, और हम सेटिस्फाइड हैं कि आज हम मतलब सेंट्रल इंडिया के लीडिंग क्या बल्कि मेन मैन्युफैक्चरर हो गए हैं पैकेजिंग मटेरियल में। जी
बिल्कुल। तो ये तो साबित हो गया मनु कि महिलाओं को थोड़ा सा अपने ऊपर और एटीट्यूड दिखा सकते हैं क्योंकि सच में ये ऐसा होता है, एक बैक सपोर्ट की आपको हमेशा जरूरत पड़ती है बिल्कुल सही बात। और वो आपका पार्टनर हमेशा आपको देता और है। देखिए बैक सपोर्ट के अलावा सेक्रीफाइस भी उन्हीं को करना है। जब आपकी एक रूटीन में चीज चले आ रही है और आपका सब चल रहा है, दाल रोटी चल रही है, और जब वो सेक्रीफाइस करने को तैयार है, ऑब्वियसली जब आप जॉब छोड़ेंगे, आपके जो फिक्स ओवरहेड्स तो पूरे हो रहे हैं, जब बिजनेस करेंगे और उस टाइम तो आपको कहीं ना कहीं अपनी आवश्यकताओं को सीमित करना पड़ेगा। और उसके लिए सबसे पहले बच्चों को तो आप कर्टल नहीं कर सकते, आपकी धर्म पत्नी को ही सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, और जो कि उसने बखूबी किया है। और मैं प्राउडली कह सकता हूं कि वो कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ हमेशा खड़ी रही है जब मुझे उसकी और हाउस वाइफ है वो, उसके Yes, बाद भी yes. उन्होंने आपको She is इतनी housewife. अच्छी सलाह दी कि जिसकी वजह से 100%. आज आप यहाँ यस पहुंचे। यस यस। बेटा मैं इसमें एक और करेक्शन करूंगा। 3 महिलाएं आपके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक माँ, बीबी और जिसकी बेटी जो लकी पर्सन हो, जैसे मैं आई एम लकीस्ट पर्सन, मेरी 2 बिटिया है। तो तीनों का बहुत रोल है, आपकी तीनों महिलाओं का, माँ का, बीबी का और बेटी का। आपको अलग लेवल का सेटिस्फेक्शन देती हैं तीनों जने। अगर आप उनको खुश रख लोगे तो ईश्वर खुश है आपसे। बिल्कुल और सही रखना भी चाहिए। मैं सुबोध जी आपकी ओर रुख करूंगी। सर बहुत शांत बैठे हैं आप, मुझे लगता है डॉक्टर इतने धीर गंभीर होते ही हैं। सुबोध जी, एक नया कुछ मध्य प्रदेश में लाया गया है, वो ये कि मेडिकल एजुकेशन और हेल्थ दोनों को एक कर दिया जाए। ये आपको ये प्रयास कैसा लग रहा है? ये मध्य प्रदेश में क्या डॉक्टर्स की कमी को पूरा करेगा? देखिए, अगर आप केंद्र में देखें तो वहां पे मेडिकल एजुकेशन और हेल्थ डिपार्टमेंट एक ही होता है। यहाँ पे भी शुरू में एक ही था, फिर बाद में अलग अलग किया गया, और फिर दोनों के जो कार्य हैं वो एक्चुअली सेम है। तो इनको एक साथ रखने के फायदे तभी हैं जब आप कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर प्रोवाइड की पूरी एक स्कीम लाएंगे, सिर्फ तभी फायदा है। नहीं तो फिर बस यही है कि आपने 2 विभागों को आपके अंडर में आ गए। उन 2 विभागों को रियली मर्ज करना पड़ेगा, और मर्ज करने का रीजन ये होता है कि मेडिकल कॉलेज जो है हमारा, उसके 2 पार्ट होते हैं। एक होता है कॉलेज जहां होती है टीचिंग, और एक होता है टीचिंग हॉस्पिटल जहां पे इलाज होता है और पब्लिक को सर्विस दी जाती है। तो पब्लिक को क्या चाहिए? टीचिंग हॉस्पिटल। लेकिन डॉक्टर बनाने के लिए क्या चाहिए? मेडिकल कॉलेज। ये जो नॉर्म्स हैं एमसीआई के, ये बने थे अंग्रेजों के जमाने में। अब जो है क्या क्या बदल गया है? अब जो है इलाज करने की पद्धति बदल गई है, टीचिंग की पद्धति बदल गई है। पहले ये होता था कि भाई एक आदमी बोलेगा तो इतने ही लोग सुन पाते थे, आज की डेट में तो लाखों लोग सुन लेते हैं। तो वर्चुअल क्लासेस, वर्चुअल ऑपरेटिंग रूम्स, ये सब आ गए हैं अब। तो एनएमसी कर रही है, जैसे नीट आया था, नीट कमेटी में था मैं, और अभी हम लोगों ने कुछ और भी सजेशंस दिए हुए, जैसे मेडिकल कॉलेज के लिए 20 एकड़ जमीन होनी चाहिए। भाई क्यों होनी चाहिए 20 एकड़ जमीन? आप एक एफएआर बनाओ कि कंस्ट्रक्टेड और फैसिलिटी ये होनी चाहिए। अब एनएमसी उसको चेंज कर रही है। फैकल्टी विजिटिंग नहीं हो सकती, तो विजिटिंग फैकल्टी का एक परसेंटेज आप बना लो। क्यों हम हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज वेस्ट कर रहे हैं? क्योंकि जो बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं हमारे, कोई भी फुल टाइम टीचिंग में नहीं रहता, वो प्रैक्टिस में चले जाते हैं। तो एनएमसी इज चेंजिंग, परिवर्तन हो रहा है। वहीं ये परिवर्तन भी होना चाहिए कि मेडिकल कॉलेज में आने के पहले हम कहाँ रहते हैं? स्कूल में। स्कूल में जब आप पढ़ते हैं तो हर कक्षा के क्या होते हैं? सेक्शंस। मेडिकल कॉलेज हिंदुस्तान का अकेला एक ऐसा वो है जहां सेक्शंस नहीं होते। तो अगर हमने सेक्शंस बना लिए तो उसी मेडिकल कॉलेज में 150 की सीटें 300 की हो गई, 300 को 450 कर सकते हो। सेक्शन बना लो, वही जो प्रोफेसर लेक्चर ले रहा है वो 3 बार ले लेगा। इससे हमारा क्या फायदा होगा? हमें मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग और फैकल्टी को डुप्लीकेट नहीं करना पड़ेगा हर डिस्ट्रिक्ट में, जो कि बहुत सैकड़ों करोड़ से बनती है। हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को आप टीचिंग हॉस्पिटल बना दीजिए, अपग्रेड कर दीजिए। लोगों को तो वही चाहिए जी। और इस तरीके से गांधी मेडिकल कॉलेज का एग्जाम्पल लें तो अगर उसके पास अभी 2000 बिस्तर हैं तो ये बढ़ के हो जाएंगे 5000 बिस्तर। तो नेशनल मेडिकल काउंसिल उसको 2.5 गुना सीट दे देगी। और जो सुपर स्पेशलिस्ट होते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट है, न्यूरोलॉजिस्ट है, वो बड़े शहर में रहना चाहते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट में जाके सेटल अभी नहीं होंगे, आने वाले 10-15 सालों में वहां भी होने लगेंगे। लेकिन यदि आपके विभाग में 6-8 कार्डियोलॉजिस्ट हैं गांधी मेडिकल कॉलेज में, आप रोटेशन से उनको ओपीडी लेने भेज सकते हैं हफ्ते में एक बार,
तो होशंगाबाद में भी कार्डियोलॉजिस्ट हफ्ते में एक बार डिस्ट्रिक्ट ठीक। हॉस्पिटल में अवेलेबल हो जाएगा। हाँ। तो इस तरीके से अगर ये पूरी कुछ मर्जिंग बदलाव करेंगे, की जरूरत है जो अगर आप ये पूरी मर्जिंग करेंगे हाँ, हाँ। तो बहुत फायदा होगा पूरी मर्जिंग लोगों से को। फायदा होगा, आप ये कह रहे हैं। और ठीक है। पैसे भी बचेंगे। ठीक है संजीव जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो आपकी यूनिवर्सिटी के माध्यम से किस तरह से प्रयास किया जा रहा है युवाओं को रोजगार देने का? देखिए, रोजगार में डायरेक्ट वर्ड नहीं बोलूंगा। रोजगार तो एक स्किल बेस्ड काम करना पड़ेगा हमें। अगर स्टूडेंट को स्किल आ गई तो रोजगार तो लाइन लगी पड़ी है। मतलब जितनी बड़ी इंडस्ट्रीज है मेरे सर्कल में, मैं जैसे पीएचडी चैम्बर का एमपी का चैप्टर का अध्यक्ष हूँ, तो मैं देखता हूँ हर इंडस्ट्री वाला बोलता है बोला यार बहुत अच्छे आदमी नहीं मिल रहे, अच्छे आदमी नहीं मिल रहे। हमारे यहाँ के जो एजुकेशन सिस्टम से जो पढ़ के निकलता है उनको नौकरी नहीं मिल रही है। ये गैप क्यों? क्योंकि उनको स्किल नहीं सिखा रहे हैं। तो सेज ग्रुप ने बीड़ा उठाया स्किल सिखाने का। जो इंडस्ट्री की डिमांड है उस इंडस्ट्री को पहले ही यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप कर लिया हमने। भाई आपको कैसे स्टूडेंट चाहिए, आपको जावा वाला चाहिए कि आपको डेटा साइंस वाला चाहिए, आपको आर्टिफिशियल, तो आप हमने टाई अप करा। वो इंडस्ट्री खुद आके अपने जो सीनियर पर्सन उनको हमारा रिक्रूट करती है, वो सीनियर लेवल पे उनके लेक्चर्स लेते हैं, उनके एक एक पेपर लेते हैं, ताकि वो 4 साल का कोर्स करे सीधे इंडस्ट्री में जाए। ट्रेनिंग भी खत्म, उनकी भी 6 महीने की ट्रेनिंग देना है, ये देना है। तो अब रेडी मिक्स काम चालू हो गया है इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटीज के बीच में। स्किल बेस कराना है। हमारे मोदी जी को मैं सतत प्रणाम करूंगा जो उन्होंने स्किल पर बहुत काम कर रहे हैं देश पे, हर लेवल पे, आईटीआई लेवल पे भी, डिप्लोमा लेवल पे भी और ग्रेजुएशन लेवल पे भी। अगर स्किल आ गई स्टूडेंट के अंदर तो वो कुछ भी कर सकता है। और स्किल कोई भी लेवल की स्किल चाहिए, वो हमारी सेज यूनिवर्सिटी ने कम से कम 20 इंडस्ट्री से टाई अप कर लिया है कि भाई आपस में मिलो, करो। और स्किल के साथ में उनको प्रेजेंटेशन सिखाया जाता है, उनके अंदर हम वैल्यू सिस्टम्स क्रिएट करते हैं कि अपनत्व का भाव, सेवा का भाव, कुछ कर दिखाने का भाव नहीं होगा तो स्टूडेंट बेकार, भले कितनी भी स्किल भी आ जाए, कितना नॉलेज आए, उसको करना पड़ेगा। तो यूनिवर्सिटी बहुत से यूनिवर्सिटी प्रयास कर रही है स्किल के लिए। निश्चित रूप से, और ये प्रयास इसी तरह जारी रहे और ये लोग भी समझे कि स्किल की बहुत ज्यादा जरूरत है और सबसे इम्पोर्टेंट वही होती है। विकास जी, मेरा सवाल आपसे है, अभी तक तो ठीक है, आपने अपनी अर्धांगिनी का साथ लिया और उस साथ के माध्यम से जिस तरह से आपने विकास किया है उसके लिए तो शुभकामनाएं हैं, लेकिन भविष्य की क्या योजनाएं हैं? मैडम, योजनाएं तो हमें रोज बनानी पड़ती है क्योंकि हमको मार्केट में एक बने रहना है। क्योंकि आज का जो बिजनेस है वो ऐसा नहीं कि आपने एक सेटअप डाल लिया और वो आजीवन चलता रहेगा। आपको रोज नया करना है। 2008 में मेरे पास सिंगल कलर रोटो प्रिंटिंग था, आज मेरे पास 10 कलर है और भविष्य में योजना मुझे 15 कलर पे जाना पड़ेगा क्योंकि आपको कुछ ना कुछ नया देना है। मैं टेक्सटाइल में आ रहा हूँ, मैं वो, हमको बैकवर्ड इंटीग्रेशन करना है क्योंकि हमको मार्केट में रहना है। और बैकवर्ड इंटीग्रेशन इसलिए करना है कि जो हम बाजार से माल खरीदें वो हम अपने घर में बनाएंगे तो हमको कॉस्टिंग पड़ेगी और हमारे जो फिनिश गुड्स है वो हम एक कॉम्पेरेटिव रेट पे हम अपने सप्लायर, अपने कस्टमर को दे पाएंगे। हमारी प्रॉफिटेबिलिटी एक मेंटेन रहेगी। प्लस नया तो करना ही है। अब मान लो पैकेजिंग में अभी मैं टेक्सटाइल में आ रहा हूँ, हो सकता है आगे हम HMLD में जाएं, तो आपको रोज कुछ नया करना है। और ये इंडस्ट्री में एज ए मैन्युफैक्चर मैं हूं या कोई भी हूं, उसके लिए एंड नहीं है मैडम कि ये हमारा हो गया। ये एंडलेस प्रोसेस है और इसके लिए मतलब 2-4 पीढ़ी भी कम पड़ती हैं। आप ये नहीं कर सकते कि हमारा पूरा काम हो गया। आपको रोज नया है और रोज सुबह आपको ऐसा लगता है यार ये अपने पास नहीं है, ये होना चाहिए, फिर उसको काम करना है। वो जब होता है तो एक ह्यूमन नीड्स आर नेवर एंडिंग, इसलिए इंडस्ट्री नीड्स आर नेवर एंडिंग। आपको रोज नया करना है और आपको मार्केट में मेंटेन रहना है। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात, अपने आप को ये प्रूफ करते जाना है कि हम क्यों बने रहे मार्केट में। यस ये दिखाना और बहुत जरूरी है। आपकी मजबूरी है मैडम कि आपको रोज नया करना है, ये करना है। इंडस्ट्री का जो प्रॉफिट है ना मैडम, आपको मैं सही बात बताऊं, वो आदमी घर नहीं रहता, वो इंडस्ट्री ग्रोथ करती है। आदमी ग्रोथ करता है अपने नाम से, लेकिन अगर आपकी इंडस्ट्री ग्रोथ कर रही है, आपकी फैक्ट्री ग्रोथ कर रही है, इसका मतलब आप प्रॉफिट कमा रहे हैं। निश्चित रूप से आप ग्रोथ कर रहे हैं, आपके Yes. एम्प्लॉइज खुश, आप खुश, हाँ। आपकी इंडस्ट्री ग्रोथ कर रही है, आप ग्रोथ कर रहे हैं। अगर और आप पहले 5 लोगों को रोजगार दिए थे और आज 500 लोगों को रोजगार दे रहे हैं, तो आप मान के चलिए आपकी 100 टाइम्स ग्रोथ है। निश्चित रूप से, तो एक बार जोरदार तालियां। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है कि आप जब काम कर रहे हैं, आपको अपने साथ, आप जहां काम कर रहे हैं उसको आपको संतुष्ट रखना है, आप हमेशा आगे बढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया सर, आप तीनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए इस बातचीत में। ओवर टू यू मनु।
थैंक यू प्रेरणा। तो बहुत शुक्रिया संजीव जी आपका भी, विकास जी, सुबोध जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और कई महत्वपूर्ण बातें रखने के लिए कि किस तरह से रोजगार के लिए स्किल जरूरी है, ये संजीव जी ने हमें बताया है और विकास जी ने, और जिस तरह से महिलाओं का जिक्र किया है कि आपकी जिंदगी में एक महिला अगर आपके साथ खड़ी है, चाहे वो मां है, चाहे वो आपकी बेटी है, चाहे वो आपकी पत्नी है, तो आप इस दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं है। और साथ ही साथ सुबोध जी ने हमें बताया कि किस तरह से वो सर्जरी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और आगे भी भविष्य में बहुत सारी प्लानिंग है मध्य प्रदेश वासियों के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी आपका भी, विकास जी आपका भी, सुबोध जी आपका भी। अब हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि हम लगातार मध्य प्रदेश में किस तरह से अब विकास कार्य कराए जा रहे हैं और इन महान विभूतियां जिनसे हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, इनका क्या क्या योगदान रहा है, ये किस तरह से मध्य प्रदेश के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं, मध्य प्रदेश के लोगों के विकास में इनकी क्या भूमिका है, इसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। और इसीलिए हमने आज के प्रोग्राम का नाम भी रखा है मध्य प्रदेश राइज